हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज किस तरीके से आपस में अंतः संबंधित हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों के संबंध को दर्शाते हुए दो सिद्धांत प्रमुख रूप से आते हैं, जिनको कि हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस मिलने वाली हैं। अगर आपको आज के लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो व्यक्ति और समाज, ये दोनों अगर वस्तुतः हम देखें तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को ना तो हम एक दूसरे से भिन्न कर सकते हैं, ना ही ये कह सकते हैं कि ये दोनों में से कौन इम्पॉर्टेंट है कौन अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से व्यक्ति और समाज के सिद्धांत संबंधों को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत आए। कौन कौन से? एक तो आया सामाजिक समझौता सिद्धांत, दूसरा आया सावेवी सिद्धांत। तो आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था। ये जो सिद्धांत है इसको दिया था हॉब्स, लॉक और रूसो ने। हॉब्स, लॉक, रूसो, इनका मानना था कि ये मुख्यतः समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन विचारों को बहुत ज़्यादा बल देते थे, बहुत ज़्यादा इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन सोसाइटी। व्यक्ति ने ही समाज का निर्माण किया है, ना कि समाज ने व्यक्ति का। तो जो पर्सन है वो इम्पॉर्टेंट है, उसने ही समाज को बनाया है। इसके लिए इन्होंने बताया कि ये जो समाज है ये एक समझौते के द्वारा बना है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आप नोट कर लीजिए, जैसे कि हॉब्स की है लेवियाथन, लॉक की है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और रूसो की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीन पुस्तकें हैं। इन तीनों ने ये सिद्धांत दिया सामाजिक समझौते का। तो इन्होंने कहा प्रारंभ में समाज कुछ नहीं था, व्यक्ति वगैरह होते थे, लेकिन फिर व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपने जीवन को थोड़ा सा सरल सुगम बनाने के लिए समाज का निर्माण किया। तो इन्होंने कहा कि अभी तक के समाजों का अगर हम देखें तो दो अवस्थाएं रही हैं। एक रही है प्राकृतिक अवस्था और दूसरी रही है समझौते के बाद की अवस्था। प्राकृतिक अवस्था मतलब कि प्रारंभ की अवस्था। प्रारंभ में कैसा था कि सभी व्यक्ति अलग अलग रहते थे, जिसको जो मिलता था वो अपना उस तरीके से जीवन यापन करता था, कुछ पशुओं का शिकार वगैरह करके, तो जिसको जो चीज़ मिल जाती थी वैसे। तो फिर व्यक्ति ने ये चीज़ महसूस करी कि अगर एक व्यवस्था आ जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, तो चीज़ों को समान रूप से वितरित करने में और जीवन को जीने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो व्यक्ति ने जब ये सोचा, तो पहले वो प्राकृतिक अवस्था में था जहाँ पे न राज्य था, न ही कोई व्यवस्था थी, न ही कोई समाज था, लेकिन उस अवस्था में भी व्यक्ति था, उस अवस्था में भी व्यक्ति का अस्तित्व था, लेकिन तब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐसे ही विचरण करता था। तो उसके बाद उसने ये थॉट उसके दिमाग में आया कि एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें समान रूप से सारी चीज़ें निर्धारित हों, कुछ नियमों के आधार पे जो कि चले। तो उससे क्या होगा कि समाज में एक नियंत्रण बना रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में क्या हुआ कि जो ज़्यादा शक्तिशाली थे वो लोग तो भैया अपना अधिकार जमा लिए सारी चीज़ों पे। भाई पहले तो क्या होता था कि पहले लोग पशुओं का शिकार करते थे, उसके बाद धीरे धीरे फिर खेती पे आ गए। तो जब खेती वाली अवस्था आई तो उस टाइम पे जिनके पास ज़्यादा शक्ति थी, जो शक्तिशाली थे, उन्होंने पशुओं पर भी अपना अधिकार रख लिया और प्लस खेती पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तो उस टाइम पे क्या हो गया, वो वाली अवस्था आ गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की ही विजय होने लगी उस टाइम पे। तो लोगों ने सोचा कि एक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो समाज के बनाने का रीज़न क्या था कि लोगों ने सोचा कि समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए जो कि ठीक तरीके से
जो उत्पादित वस्तुएं हैं या जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके उपभोग और वितरण से संबंधित सारी चीजें अरेंज कर सके। दैट्स व्हाई। तो पहले ये प्राकृतिक अवस्था जिसमें कि राज्य वगैरह कुछ नहीं। फिर सेकेंड, जब व्यक्ति ने सोचा कि एक व्यवस्था होनी चाहिए, तब उसने किया समझौता। आपस में बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर के एक समझौता किया कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें निश्चित नियम हो, सभी का एक निश्चित स्थान हो जिसको कि बोलते हैं परिस्थिति, और उसी परिस्थिति के आधार पर निर्धारित भूमिकाएं कर दी गई कि आपको अधिकार मिले हैं तो आपको कर्तव्य भी पूरे करने पड़ेंगे। तो अधिकार और कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। निश्चित कर दिया गया कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलनी है और वस्तुओं का जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन पे किस तरीके से किसका किसका अधिकार है, कैसे रहेगा समान वितरण, ये सारी चीजों के लिए ही समाज का निर्माण किया गया। तो सेकेंड नंबर पे आई समझौते के बाद की अवस्था। तो समझौते के बाद जब व्यक्तियों के मध्य में एक ट्रीटीज हो गई, एक समझौता हो गया, तो सरकार बन गई, राज्य बन गया, एक सामाजिक संरचना बन गई, संपूर्ण व्यवस्था बन गई। तो ये सब हुआ समझौते के बाद। उससे पहले क्या था? प्राकृतिक अवस्था थी जहां पे न राज्य था, न व्यवस्था थी, न संरचना था, कुछ नहीं था। तो ये प्राकृतिक अवस्था, समझौते के बाद में ये सारी चीजें आ गई और व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, इन सभी चीजों को बनाए रखने के लिए समाज का निर्माण किया। अच्छा, ये सिद्धांत तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया, लेकिन बात वही है ना कि आप कोई भी काम अच्छा करो तो आलोचक आ ही जाते हैं। कितना भी काम अच्छा कर लो लेकिन कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज करने आ ही जाएगा। तो सिद्धांत तो उन्होंने दिया लेकिन इनकी भी आलोचना होने लगी। तो आलोचकों ने क्या कहा? आलोचकों ने कहा कि ऐसा कोई समाज हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई युग हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई टाइम नहीं हो सकता जिसमें समाज ना हो। अब बात ये भी सही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चों पे अध्ययन किए गए जिनको समाज से दूर रख दिया गया। तो जब उनको समाज से दूर रख दिया गया तो उनके अंदर समाज की विशेषताएं ही नहीं आई। दो बालिकाएं थी, अमला कमला करके, तो उनको एक भेड़िया उठा ले गया। तो उसके बाद कुछ सालों बाद जब उनको छुड़ाया गया तो ये देखा गया कि उनके अंदर मनुष्य वाली कोई आदतें ही नहीं थी। वो भेड़ियों के जैसे ही गुर्राती थी और वैसे ही मांस खाती थी। तो इस चीज से हमें पता चला कि समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। मतलब समाज के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अगर समाज पहले नहीं था तो उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं आती कि वो समाज का निर्माण करता। तो आलोचकों ने कहा कि ऐसा कोई युग नहीं हो सकता जिसमें समाज ना हो। समाज विहीन युग की कल्पना बिल्कुल बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट पे जिसपे आलोचकों ने इनको बोला कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि ना तो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। समाज भी इंपॉर्टेंट है और व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज कैसे बनेगा, और यदि समाज नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा। तो व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा आलोचकों ने। फिर कहा कि ये महत्वपूर्ण भी है, ना तो कोई अनइम्पोर्टेंट है और ना ही कोई लेस इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को ना तो हम पृथक कर सकते हैं और ना ही इनमें हम इम्पोर्टेंस का बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कम इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गई इनकी आलोचना। तो भाई आलोचना कर रहे हो तो आप कुछ नया लेके आओ, कुछ अच्छा करो। तो दूसरा सिद्धांत आया। कौन दूसरा सिद्धांत लाया? स्पेंसर। स्पेंसर महोदय जो कि जिन्होंने समाजशास्त्र के स्टार्टिंग के सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, शास्त्रीय सिद्धांतकार हैं। तो इन्होंने कहा कि समाज एक सावयव है। सावयव का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है सेम तरीके से इन्होंने कहा कि समाज भी होता है।
हमारे शरीर में हाथ, नाक, मुंह, कान, ऐसे जैसे अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि समाज में भी अलग अलग घटक होते हैं, अलग अलग इकाइयां होती हैं जो कि समाज को बनाए रखती हैं। तो इन्होंने माना कि जो व्यक्ति या जो संगठन है ये समाज की इकाइयां हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वैसे ही समाज के अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि समाज को समग्र रूप से संपूर्ण करते हैं, समाज को बनाए रखते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। अच्छा, ये जो विचार है यहीं से नींव पड़ी प्रकारवाद की, लेकिन इनको पूर्णतः प्रकारवादी नहीं कहा जाता है, दुर्खीम को पूर्णतः प्रकारवादी माना जाता है। तो कई बार भी पूछे आपसे तो आप दुर्खीम लगाएंगे प्रकारवाद के जनक, लेकिन वस्तुतः इन्होंने ही ये जो विचार था ये दे दिया कि समाज एक सावयव है और इसी में पूरा प्रकारवाद निहित हो गया। कि सावयव मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं और वो व्यक्ति को चलाने में अपना योगदान देते हैं, वैसे ही समाज के भी अलग अलग इकाइयां हैं और वो इकाइयां समाज को बनाए रखने में अपना निर्धारित योगदान देती हैं। यदि योगदान नहीं देंगी तो उन इकाइयों का महत्व खत्म हो जाएगा, वो इकाइयां ही खत्म हो जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि समाज एक सावयव है। अब जो कि सावयव इन्होंने मान लिया तो इनके अकॉर्डिंग समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? समाज। ठीक है, समाज से ही व्यक्ति है, ना कि व्यक्ति से समाज। तो इनके अकॉर्डिंग समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इनकी भी आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि व्यक्ति मूर्त है जबकि समाज अमूर्त होता है। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बॉडी है वैसे ही समाज होता है। तो आलोचकों ने कहा कि मनुष्य के शरीर और समाज में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मनुष्य के शरीर को, उसके अंगों को हम देख सकते हैं, वो मूर्त होता है, लेकिन समाज अमूर्त होता है तो इसके अंगों को हम देख नहीं सकते। तो इन दोनों में कोई समानता नहीं है। दूसरा, आलोचकों ने कहा कि व्यक्ति का स्वतंत्र मन मस्तिष्क होता है। व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, उसके अंदर उसका मस्तिष्क होता है, उसको जो कि इंडिकेट करता है कि उसको किस तरीके के एक्शन लेने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन समाज के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो उसको बताए कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो व्यक्ति का स्वतंत्र मन मस्तिष्क होता है, लेकिन समाज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आलोचकों ने ये चीज कही। तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस दी और इन्होंने व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो वस्तुतः समाज और व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों के बिना दोनों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, ना तो समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा। तो इसी को दर्शाते हुए मैकाइवर ने कहा कि व्यक्ति और समाज के संबंध को दर्शाने वाला कोई भी सिद्धांत ना तो पूर्णतः व्यक्तिवादी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है। मतलब कि कोई भी सिद्धांत जो व्यक्ति और समाज के संबंधों को दर्शाए, उसको ना तो पूर्णतः व्यक्तिवादी होना चाहिए कि वो सिर्फ व्यक्ति को ही इंपॉर्टेंस दे, और ना ही वो समाज के दृष्टिकोण से ही होना चाहिए कि वो समाज को ही इंपॉर्टेंस दे। वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का समाज में समाजीकरण होता है। समाज के बिना वो एक सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा, और जो समाज होता है ये व्यक्तियों के संबंधों से मिलकर के बनता है। तो जो व्यक्ति है उसके संबंध नहीं होगी, वो अंतःक्रिया नहीं करेगा, तो समाज भी नहीं होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इसके नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ने का प्रोसेस मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बता दिया है।